जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका तथा कार्य संचालन। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को इस नोट्स के थ्रू समझेंगे। यह नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है, जिससे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर किसी भी तरह की अपनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन, क्वेरी वहां पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है संस्थागत कार्य, संसद की भूमिका तथा कार्य संचालन। दोस्तों, यह आपके सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक तुलनात्मक राजनीति का चैप्टर है। और दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसीलिए आज मैं इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो लेके आया हूँ। आगे आपके और भी पार्ट की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम चैप्टर का मतलब समझ लें तो हमारे लिए चैप्टर को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं संस्थागत कार्य का मतलब। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस जगह पर यह बताना चाहूँगा कि संस्थागत कार्य का मतलब होता क्या है। तो देखो, आज आपके लिए अगर आप गौर से देखो तो हमारे पूरे भारत देश को कौन चला रहा है? कोई एक व्यक्ति चला रहा है? कोई एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश को चला रहा है? नहीं, हमारे देश को एक संस्था चला रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपके इलाके को देखूं, ठीक है, या अपने इलाके को देखिए, तो आपके सबसे छोटे इलाके को आपकी पंचायत या फिर नगर निगम का जो बंदा है वह चला रहा होगा। वह आपके इधर की हर चीज़ का, रोड का ध्यान रखता है, वह आपके इधर के नालियों का ध्यान रखते हैं, वह आपके इधर की स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखते हैं, आपके छोटे मोटे मुद्दों का ध्यान रखते हैं। आपकी राज्य से चुने हुए जो आपके इलाके के MLA होते हैं, ठीक है, वह आपके इलाके का ध्यान रखते हैं। जो आपकी विधानसभा उनका ध्यान रखते हैं कि उस जगह पे कोई दिक्कत है तो वो आपके दूर करते हैं। अगर आपके कोई देश का कोई मुद्दा है जो आपके राज्य से जुड़ा हुआ है या आपके इलाके से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके MP ध्यान रखते हैं, सांसद ध्यान रखते हैं। अगर आपके राज्य पे कोई दिक्कत है तो आपके मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देते हैं। अगर आपके देश का कोई मुद्दा है तो उस पर प्रधानमंत्री ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश को चला कौन रहा है? एक व्यक्ति थोड़ा ना चला रहा है। हमारे देश को कई लोग मिलकर चला रहे हैं। और किसी भी चीज़ को कई लोग मिलकर चलाते हैं तो उसे संस्था बोलते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि संस्था का मतलब क्या है। तो हमारे देश को संस्था चला रही है। संस्था चला रही मतलब एक कई लोग मिलकर चला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे देश को कौन मिलकर चला रहा है? संसद। ठीक है, अगर आज हमारे देश में कोई भी फैसला लेना हो तो संसद वो फैसला लेती है। और संसद किससे मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और कार्य संचालन। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि संस्था क्या है, संस्था कैसे काम करती है, संसद कैसे काम करती है, संसद में तीनों पार्ट कैसे अपने अपने काम करते हैं, कार्य संचालन, इनके कार्य करने का क्या तरीका है, ये अपना काम कैसे करते हैं, कैसे हमारा देश एक कानून बनाकर हमें देता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर चैप्टर का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मान के चलो हमारे देश में एक कानून आया था, ठीक है, यह मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा का। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक कोई बंदे के मन में आया और ऐसे ही नहीं आ गया। इसके लिए एक कमेटी बनी, कमेटी ने दौरा किया, कमेटी ने देखा कि यार शिक्षा इस भारत में अगर नहीं मिली तो आने वाले समय में ये भारत बहुत पीछे रह जाएगा। उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, उसने बताया कि शिक्षा का होना कितना ज़रूरी है। उसके लिए हमें हर एक बच्चों को पढ़ाना होगा, पढ़ाने के लिए हमें उन्हें फ्री चीज़ें उपलब्ध करानी होगी। उसकी यही बात फिर संसद में मंत्रियों ने रखी, फिर उसे लोकसभा ने पास किया, फिर उसे राज्यसभा ने पास किया, फिर उसके ऊपर राज्यसभाओं ने, राज्य की लोकसभा और विधानसभाओं ने पास किया, और इस तरह वो कानून बन गई। तो दोस्तों, हम आज समझेंगे कि हमारे देश की संस्था कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है। तो आपके इसे ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कई बार। तो अब हम दोस्तों आपके नोट्स के हिसाब से काम करते हैं, या फिर हम नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, संस्था का अर्थ क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार कौन है,
शायद आपके लिए यह बताना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार एक संस्था के रूप में कार्य करता है। सरकार कोई व्यक्ति नहीं, संस्था का मतलब होता है कई लोगों का समूह जो मिलकर काम करता है। अगर हम दुनिया के सभी देशों को देखें तो एक संस्था के रूप में देश को संभालते हैं। तो दोस्तों, यह बात आप मानते हो? अगर मैं आपसे आज सही में क्वेश्चन पूछूं कि भाई हमारे देश को कौन चला रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि एक बंदा चला रहा है, ये चला रहा है। हमारे देश को कई लोग, कई संस्थाएं मिलकर चला रही हैं। और हमारे देश को ही नहीं बल्कि हर देश को मिलकर कोई ना कोई संस्था चला रही है। कोई एक व्यक्ति किसी देश को चला रहा हो, यह बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन सी बात है। ठीक है दोस्तों, और ये संस्था आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही ऐसे चलता आ रहा है। यदि हम पुराने ज़माने में भी देखें, यदि हम पुराने काल में भी देखें, तो राजाओं का राज्य होता था, और ऐसे समय में भी राज्य को चलाने के लिए राजा के कई लोग सहायता करते थे, जैसे उनका मंत्री परिषद। देखो दोस्तों, आज और पुराने ज़माने में क्या फ़र्क है। आज अगर प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को कोई फ़ैसला लेना हो, जैसे मान के चलो बिहार और गुजरात सरकार ने अपने राज्य में शराब बंद कर रखी है, तो सिर्फ ये उनकी सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि उस राज्य के हर एक एमएलए का फैसला है। वहाँ की सरकार जो चुनी हुई है उनका फैसला है। उन्होंने देखा, जब भी तो उस जगह पर उस फैसले को लाए। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो कोई भी किसी भी राज्य का फैसला है, तो वो उस जगह के लोगों से, जिन्हें लोगों ने चुनकर भेजा, उनका फैसला है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो आज के टाइम में दिल्ली में बिजली कहते हैं फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो वो इधर के लोगों की मांग है, और यहाँ के जो चुने हुए नेता हैं या फिर चुने हुए जो यहाँ के एमएलए हैं, उन सब ने मिलकर फैसला लिया है, और उनके उस फैसले को मुख्यमंत्री ने आगे रखा है। तो दोस्तों, आज के टाइम में ये है कि जो फैसला सरकार लेती है वो जनता के हित में लेती है, और जनता से पूछ कर, जनता से समझ कर लेती है। लेकिन पुराने ज़माने में राजा को समझाने के लिए मंत्री परिषद होता था, राजा को समझाने के लिए सलाहकार होते थे, लेकिन राजा बाध्य नहीं होता था उसे मानने के लिए। राजा की अपनी मर्जी होती थी, अगर उसे माने तो माने, नहीं तो नहीं भी मानता था, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। तो उस ज़माने में भी राजा अकेले काम नहीं करता था, राजा संस्था के रूप में कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, राजा कि कई लोग मिलकर काम करते थे। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि पुराने ज़माने से भी सरकार एक से नहीं चलती, बल्कि कई लोग मिलकर सरकार या देश को चलाते हैं, या संस्था मिलकर ही किसी देश को चलाती है। संसद, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन बहुत क्लियर आपको बताती है। इस अध्याय में संस्था का अर्थ है सरकार, और सरकार का अर्थ है संसद। ठीक है दोस्तों, हमको आज क्या समझना है कि सरकार क्या है, संस्था क्या है। तो संस्था सरकार है। हमारे देश को कौन चला रही है? संस्था चला रही है। और संस्था कौन है? सरकार है। और सरकार का अर्थ क्या है दोस्तों? तो संसद, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो संसद करती है। सरकार का काम क्या होता है? कानून बनाना, कानून का पालन करवाना, देश के लिए फ़ायदे की चीज़ सोचना। तो ये सब कौन सोचता है? संसद। तो आज हम ये चैप्टर में समझेंगे कि संसद हमारे देश में कैसे काम करता है। तो सरकार को चलाने के लिए वहाँ के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और वह प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाते हैं। हमारे देश में भी लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में पहुँचते हैं, और अलग अलग देशों में इन सांसदों को अलग नाम से जानते हैं। संसद के दो भागों में काम करता है, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि अलग अलग देशों में, ठीक है, संसद के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और वह संसद लोगों के लिए काम करता है। तो हमारे देश में संसद के दो भाग हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा मतलब जिसे लोगों ने चुनकर भेजा है। राज्यसभा मतलब जिन्हें राज्य की मौजूदा सरकार ने चुनकर भेजा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। दोस्तों, ये रहा लोकसभा, ये रहा राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ये रहा लोकसभा और ये रहा राज्यसभा। दोस्तों, 552, ठीक है, 250, ठीक है, 452 और 250 मेंबर होते हैं। तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 452। ठीक है, इसमें से 2 बंदे चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन, और 450 जो है, ठीक है, इन्हें भारत की जनता वोट देकर चुनती है। समझ में आ गई बात? लोग चुनकर भेजते हैं, इसीलिए इसका नाम है लोकसभा। अब दोस्तों, राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, 250 मेंबर है, जिसमें से 12 हटा दो, 238 बंदे हर एक राज्य से चुनकर आते हैं। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो दोस्तों 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से जो उधर की सरकार होती है वो अपने बंदों को चुनकर वहाँ पर भेजती है। जैसे दिल्ली की सरकार है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ से 2 मेंबर मौजूदा सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की, तो वो भेजेगी। क्या कहते हैं, पंजाब में किसकी सरकार, अमरिंदर सिंह की, तो वो चुनकर अपने इधर से कुछ राज्यसभा में भेजेंगे। उसके बाद में जिस जिस राज्य में जो जो सरकारें हैं वह वहाँ की सरकार अपने इधर से कुछ बंदों को भेजती है जितना उनको एलोकेट हुआ है। तो राज्यसभा के अंदर हर एक बंदे का सीट रिजर्व है। तो लोकसभा में लोग चुनकर भेजते हैं, राज्यसभा में राज्य की सरकारें चुनकर भेजती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अध्याय में हम यह पढ़ेंगे कि देश को चलाने वाले लोग नहीं बल्कि एक संस्था है और लोगों का ग्रुप है जिसे इस देश के लोग ही चुनते हैं, और इन लोगों को काम संसद में जाकर हम लोगों के लिए कानून बनाना है। तो आज हम यह समझेंगे कि यह लोग किस प्रकार से काम करते हैं तथा हमारे देश की संस्था कौन है जो हमारे देश को चलाती है। तो दोस्तों हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश को चला कौन रहा है। भारतीय संविधान के 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा के बारे में समझते हैं, राज्यसभा किस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन भी आता है उसे आज हम यही कवर करेंगे कि राज्यसभा का संगठन, शक्ति, कार्य, कि राज्यसभा कैसे बनती है, राज्यसभा के काम क्या है और राज्यसभा किस तरह से कार्य करती है। तो दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक है, इसे आज हम समझेंगे। हमारे संविधान में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन पिछले से पिछले साल आया था और उससे कई बार एक साल छोड़कर ये आता रहा है। तो काफ़ी मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि इस साल ये क्वेश्चन आ जाए। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो राज्यसभा का संगठन मतलब राज्यसभा कैसे बनती है, शक्ति, राज्यसभा के पास क्या क्या शक्ति है काम करने की, और कार्य, और वो क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले आप आंसर में यह लिखेंगे कि हमारे संविधान में केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। यह देश कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो दोस्तों हमारे देश में जो विधायिका है, जो सरकार कानून बनाती है, उसे संसद कहते हैं। और यह संसद ही सिर्फ कानून बनाती है, सर्वोच्च है, इसके अलावा कोई कानून नहीं बनाता, सिर्फ संसद ही कानून बनाती है। और ये द्विसदनात्मक है, इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा, ये दोनों मिलकर कानून बनाएगी और राष्ट्रपति इस कानून को पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा विधायिका काम करती है। और विधायिका के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग और राज्य के द्वारा चुने हुए लोग। अब ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या क्या काम है, अब हम इसे समझते हैं। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा की रचना अनुच्छेद 80(1) के तहत, हमारे भारत का संविधान में अनुच्छेद 80 के 1 के अंदर यह लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य हैं, जिसमें से 238 राज्य और संघ क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित मतलब उन्हें राज्य चुनकर भेजेगा। और 12 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति चुनेंगे। किस आधार पर, साहित्य के आधार पर, कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, सामाजिक सेवा के आधार पर। तो दोस्तों अब हम इसे समझते हैं सारे के सारी चीज़ को। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा संविधान के आधार पर बना है, उसके अंदर 250 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें से 12 हटाकर, 12 मतलब जिन्हें राष्ट्रपति चुनेंगे, उसके अलावा सब के सबों का चुनाव होगा राज्यों से, और इनकी संख्या होगी 238। ठीक है दोस्तों, अब ये 12 सदस्य कैसे चुने जाएंगे, जैसे मान के चलिए आप कला, किसी एक्टिंग हो गई या किसी भी कला जो आपका टैलेंट हो गया उसमें आप बहुत आगे, साहित्य बहुत नॉलेज में आगे हैं, विज्ञान साइंस में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, सोशल सर्विस में आगे हैं, तो आपके इस खासियत को देखकर राष्ट्रपति आपको चुन सकते हैं। राष्ट्रपति आपको चुन सकते हैं कि आइए और आप हमारे सांसद राज्यसभा में इस सीट को ग्रहण करिए और इस देश के कानून निर्माण में मदद करिए, इस देश को बनाने में हमारी हेल्प करिए। ठीक है, और ये दोस्तों उनके ऊपर है कि वो किसी को भी चुन सकते हैं। ठीक है, अपने आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों 12 बंदों के चुनने का तरीका पता चल गया, जो हमारे 12 नामांकित होते हैं सांसद। अब 238, तो देखो दोस्तों, हमारे देश के 28 राज्यों में से कई राज्य बहुत बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, और कई राज्य बहुत छोटे हैं। ठीक है, अब जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली तो ऐसे आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, पंजाब हो गए, महाराष्ट्र हो गया,
राजस्थान हो गया, एमपी हो गया। तो ये सब दोस्तों बड़े बड़े राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गए, और कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा। ठीक है दोस्तों, तो इनमें छोटे छोटे राज्यों में से कम लोग चुने जाते हैं और बड़े बड़े राज्यों से ज़्यादा लोग चुने जाते हैं। अब इसका बंटवारा चौथी अनुसूची के तहत दिया गया है कि किस राज्य से कितने लोग चुने जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है कि इस राज्य से पर्टिकुलर इतने बंदों को चुनकर भेजा जाए। तो वहाँ की जो राज्य सरकार उस टाइम में होती है वह उन्हें चुनकर भेजती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा चुनने का तरीका ये सब, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल लगभग इसमें से क्वेश्चन आता ही आता संसद में से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर है। दोस्तों मेरा एक सजेशन मान लो, या फिर आप मुझे फीडबैक मेरे को देने के लिए, मेरे हेल्पफुल के लिए है कि आप जब वीडियो एंड हो जाए तो मुझे प्लीज़ दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर भेजना, अपने कि किस जगह कोई प्रॉब्लम आई या फिर क्या हम चेंज ला सकते हैं और आपको समझ में आया कि नहीं, यह सब चीज़ें दोस्तों प्लीज़ बताना मुझे। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर समझते हैं राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका। जो राज्यसभा में चुनकर आते हैं उन्हें कैसे चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्य के लिए संघ राज्य के क्षेत्र प्रतिनिधि संसद विधि से चुने जाते हैं। देखो दोस्तों, राज्य के विधानसभा, तो देखो दिल्ली, चलो महाराष्ट्र मान लो या फिर यूपी मान लो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वहाँ अभी जो सरकार है इसे बोलेंगे विधानसभा। ये राज्य की विधानसभा, यूपी की विधानसभा है। और यहाँ के जो मेंबर हैं, ठीक है, इनका वोट अनुपात, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा वोट हैं, ठीक है, जिसके इलाके में ज़्यादा लोग रहते हैं उसका वोट का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और इनके बीच में जैसे मान के चले यूपी से चौथी अनुसूची के तहत 30 बंदे चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राज्यसभा में 30 बंदे चुनकर जाएंगे यूपी से, तो 30 बंदों का चुनाव होगा और उसे ये सारे लोग वोट देंगे। और जब ये सारे लोग वोट देंगे तो इनमें से जो 30 फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पर आएंगे, एकल संक्रमण मत, मतलब कि जो पोजीशन के हिसाब से 30 ऊपर के होंगे उन्हें चुनकर राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो हर राज्य अपने इधर से अपनी विधानसभा में एक चुनाव करवाता है और उस चुनाव में जितने मेंबर से चुनकर भेजने होते हैं वो उसे भेज देता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया। कार्यकाल, इनका टाइम कितना है। तो देखो दोस्तों, अगर एक बंदा राज्यसभा में चला गया तो वो वहाँ पर 6 साल तक काम करेगा। कितने साल तक काम करेगा? 6 साल तक। और ये कभी उसे कोई नहीं हटा सकता, उस 6 साल में उसे कोई भी नहीं हटा सकता। तो अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। मतलब कि जैसे लोकसभा क्या होती है कि वो कभी भी हट जाती है। जैसे मान के चले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, अब मान के चलो उनके जो नीचे संसद है, ठीक है, जिन्होंने उनको चुनकर आगे भेजा हुआ है, अगर वो लोग उन्हें मना कर देंगे, जैसे बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा 2 टुकड़े हो गई पार्टी की, तो एक पार्टी ने कही अब हम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहीं गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था 1996 में। क्या हुआ था दोस्तों कि उनकी सरकार आई और उनकी सरकार को सपोर्ट नहीं किया तो गिर गई वो सरकार, मतलब वो 5 साल नहीं चली। लेकिन उसे कहते हैं अस्थायी। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं है, एक बंदा वहाँ पर चुनकर चला गया तो 6 साल से पहले वहाँ से नहीं हटेगा और ये कभी भंग नहीं होती। किंतु 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष बाद क्या होता है कि इसके 1/3 बंदे चले जाते हैं। जैसे मान के चलो 300 बंदे हैं तो वो 100 बंदे इनमें से चले जाएंगे, ठीक है, छुट्टी पर, और फिर इनकी जगह पर चुनाव होगा, फिर 200 बंदे इनकी जगह पर आएंगे। तो 6 साल तक ये पक्का रहेगा एक बंदा, लेकिन हर 2.5 साल पर 2 साल पर हर 2 साल पर सीट चेंज होती रहेगी। तो यहाँ समझ में आ गया। सभापति का त्यागपत्र देकर कोई सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ सकता है। अगर कोई चाहे कि मेरे को राज्यसभा में नहीं रहना, तो वो सभापति को, जो राज्यसभा का हेड होते हैं उपराष्ट्रपति, उनको वो भेज देंगे। और क्या भेज देंगे? अपना त्यागपत्र, और वो राज्यसभा छोड़कर चले जाएंगे। 3 अगस्त 1952 को विधिवत गठित हुई है। तो जो राज्यसभा है अनुच्छेद 83(1) के तहत 1952 में बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया आपको राज्यसभा
के अंदर कैसे कैसे चुना जाता है, किस तरह से राज्यसभा की रचना होती है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने 11वीं क्लास में भी शायद पढ़ी होगी। ठीक है दोस्तों, तब भी हम एक बार समझ लेते हैं। अब राज्यसभा के मेंबर कौन बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, कोई विदेशी नहीं बन सकता। राज्यसभा का मेंबर भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से ज़्यादा हो, कम ना हो, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं हो, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, उसका दिमाग वो किसी तरह से पागल या फिर कर्जदार नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो वह नागरिक बन पाएगा, सॉरी नागरिक कह रहा हूँ, वो राज्यसभा का मेंबर बन पाएगा। तो उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, संसद द्वारा योग्यताएं उसमें हो, सरकार और राज्य की किसी जगह प्रॉफिट के पद पर ना हो, कोई ऐसी जगह दूसरी जगह पर ना बैठा हो जहाँ पर वो उधर का काम भी करे और राज्यसभा का भी करे, उसका दिमाग सही होना चाहिए, मेंटल बैलेंस ठीक होना चाहिए, और वो पागल नहीं होना चाहिए, सॉरी कर्जदार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया राज्यसभा के मेंबर अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। राज्यसभा के कार्य करने के लिए कम से कम उसके कुल भाग का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, जिसे कोरम या रणपूर्ति कहते हैं। देखो दोस्तों, राज्यसभा कभी भी कोई भी काम करेगा तो उसका 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतनी प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको क्लास स्कूल है, ठीक है, और आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, एक अंदाजे के लिए, और आपकी क्लास में एक रूल होता था, हमारी क्लास में अगर 100 बच्चे हमारे 12th क्लास में हैं तो जब तक 10 बच्चे नहीं होंगे तब तक टीचर क्लास नहीं ले लेगा, अगर 10 से कम होंगे तो टीचर क्लास नहीं लेंगे। तो वैसे ही दोस्तों, अगर राज्यसभा को कोई काम करना है, कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 250 का 10वां भाग मतलब 25 बंदे कम से कम होने चाहिए। ठीक है, 25 से कम बंदों में राज्यसभा नहीं चलेगी, उसे नहीं चला जाएगा, जिसे इसे बोला जाता है कोरम। ठीक है दोस्तों, ये गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अधिवेशन, अधिवेशन मतलब मीटिंग। राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुसार 1 वर्ष में राज्यसभा के कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो मतलब 2 बार राज्यसभा बैठेगी ही बैठेगी 1 साल में, और ये 6 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे मान के चलो आज एक मीटिंग लगी तो 6 महीने 7 महीने नहीं होने चाहिए, 6 महीने बाद जरूर एक और मीटिंग होनी चाहिए। तो साल में 2 बार मीटिंग सेशन जरूर लगेगा राज्यसभा का। ठीक है दोस्तों, और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा। और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यसभा को बुला सकते हैं, उनके मेंबर को कॉल भेज सकते हैं कि भाई इस तारीख को मीटिंग है या इस तारीख को सेशन है, आपको आना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया कि 2 बार तो उन्हें कम से कम मीटिंग लेनी ही होगी, ज़्यादा ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों, सेशन का मतलब क्या हुआ, सेशन का मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में उसके मेंबर आएंगे और वहाँ पर जो जो काम पड़े हुए हैं उन्हें वो काम को पूरा करेंगे। अब राज्यसभा का काम क्या होता है, जो लोकसभा ने कानून भेजा है उसे देखना, तो वो साल में 2 बार आके इस काम को ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया कि राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, 1 वर्ष में 2 बार होता है, और इस दोनों बार में ज़्यादा डेट का गैप नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीने में 1 बार तो अधिवेशन होना ही चाहिए। सदन के पद अधिकारी, पद अधिकारी दोस्तों मतलब कि राज्यसभा के हेड। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो हेड होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है, और सभापति सदन में अनुशासन बनाए रखता है तथा इसकी कार्यवाही चलाता है। अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो देखो दोस्तों, हमारे देश के आज के टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर वेंकैया नायडू। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या करेंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति है, हेड है, लेकिन उन्होंने एक बंदा भी चुन रखा है उपसभापति, मतलब उन्होंने एक उपसभापति चुन रखा है जो राज्यसभा के अंदर अनुशासन बनाए रखेगा कि सही से काम करे राज्यसभा को जो जो काम करे वो उससे करवाए। उनके मेंबर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितनी प्रेजेंट है, कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसने अब तक साइन नहीं किया किसी कानून पर, रिजेक्ट क्यों नहीं किया, पास क्यों नहीं किया, तो ये सब काम कौन करता है, उपसभापति। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं। वैसे राज्यसभा का हेड कौन है, उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति हर चीज़ नहीं देख सकता, इसीलिए वो इनमें से एक हेड को चुन देते हैं जिनका नाम क्या है, उपसभापति क्या करेंगे, जो काम उपराष्ट्रपति को करना चाहिए वो करेंगे, जब वो नहीं आएंगे या फिर वो वैसे भी करवाएंगे। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
आपकी क्लास को संभालना आपके मॉनिटर या हेड बॉय की जिम्मेवारी है, ठीक है। अब आपका हेड बॉय टीचर के साथ ज़्यादा बिजी रहता है, तो उसने क्या कहा, मेरी गैर मौजूदगी में ये बंदा आपकी क्लास को पूरा ध्यान रखेगा, ठीक है, कि कौन क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपकी बातों का ध्यान रखेगा। समझ में आ गई। वैसे ही राज्यसभा के हेड उपराष्ट्रपति हैं। उनका काम है इनकी देख रेख करना, हर चीज़ देखना कि ये काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। वो अपने में से एक उपसभापति चुन देते हैं कि मेरा काम तुम करना। ये बात समझ में आ गई, यही लिखा हुआ है। सभापति का काम क्या है, कुछ सदस्यों को सभापति मंडल लिए मनोनीत करते हैं, जिनका कोई एक सदस्य सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति में सभापति उपसभापति का आदेश राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। दोस्तों, राज्यसभा की कार्यवाही बहुत कुछ होती है। जैसे मान के चलो लोकसभा में कोई कानून आया, जैसे मान के चलो जीएसटी आया, ठीक है, या कोई भी कानून आया है XYZ, उसको पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा पे भेजेगी। अब राज्यसभा उसे रोक कर बैठ जाएगा, तो ऐसे टाइम में सभापति पूछता है कि इसे क्यों रोका गया, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा, तो सभापति ये काम करवाता है। तो दोस्तों, कई सारे काम राज्यसभा जो करती है उसे सभापति द्वारा करवाया जाता है। सभापति उपराष्ट्रपति को लोकसभा तथा राज्य के सभा के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है। अब उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में एक वोटिंग होती है और उस वोटिंग के थ्रू चुन लिया जाता है। और वो वोटिंग कैसे होती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब समान अनुपात के आधार पर। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि नहीं। बहुत बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट लिखना होता है और एग्जैक्ट चीज़ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें कोई स्टोरी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अगर आप लोकसभा राज्यसभा चैनल देखते होंगे तो आपको काफ़ी आसानी दोस्तों होगी। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि हमारे देश की राज्यसभा किस प्रकार काम करती है। राज्यसभा 83(1) के तहत क्या क्या कहता है, उसके बाद में इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यसभा का उच्च पदाधिकारी कौन होता है, पदासीन कौन होता है, वो कैसे चुने जाते हैं लोकसभा राज्यसभा से। अब हम समझेंगे राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति। तो दोस्तों, राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति, तो दोस्तों अब हम समझेंगे राज्यसभा क्या क्या कार्य करता है। तो देखो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं विधायी शक्ति, मतलब ऐसी कानूनी शक्तियाँ कौन कौन सी है राज्यसभा के पास, जिससे वो कानून में क्या क्या चीज़ें कर सकता है। वित्तीय शक्ति, उसे पैसों से रिलेटेड कौन सी शक्तियाँ हैं। प्रशासनिक शक्ति, वो किस तरीके से देश के प्रशासन में अपना योगदान दे सकता है। न्यायिक शक्ति, वो किस तरह का न्याय ले सकता है। संविधान में संशोधन, कैसे संविधान में बदलाव कर सकता है। चुनाव में क्या कर सकता है। विविध शक्तियाँ, और इसके अलावा क्या क्या शक्ति हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। तो एक एक करके दोस्तों हम समझते हैं। सबसे पहले विधायी शक्ति, साधारण विधायकों को, विधायी मतलब कोई भी कानून, साधारण विधायकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। कोई भी साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित और रद्द भी किया जा सकता है। जब किसी भी देश के सिलसिले में दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय मान्य होता है। ऐसी हालत में संयुक्त बैठक का परिणाम लोकसभा के पक्ष में ही होता है, क्योंकि उसके मेंबर ज़्यादा होते हैं। देखो दोस्तों, मान के चलो आज के टाइम में कानून लाना है फ्री वाईफाई, ठीक है। फ्री वाईफाई मतलब लोगों को फ्री इंटरनेट मिल सके। एग्री करते हो इस बात पे। अब लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इस कानून को ला सकती है। अब जब वो कानून को लाएगी तो दोनों में वोटिंग होगी। लोकसभा के लोग उसे चुनेंगे, राज्यसभा के लोग उस पर वोटिंग करेंगे। अगर जो वोट नहीं करेगा, अगर जो वोट कम करेगा या नहीं करेगा, तो वो कानून पास नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके लिए चाहिए कि 50% वोटिंग चाहिए ही चाहिए। जैसे लोकसभा के 452 मेंबर हैं, तो कम से कम 251 लोगों को करना ही होगा। राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, तो 125 लोगों को करना ही होगा। तो अगर ये 125 नहीं करते तो ये कानून पास नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि राज्यसभा कई बार लोकसभा के कानूनों को पास नहीं करती और लोकसभा कई बार राज्यसभा के कानूनों को पास नहीं करती। ऐसे टाइम में राष्ट्रपति इसके लिए अधिवेशन बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं, समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि वह कानून पास हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो लोकसभा चाहती है वही हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा लोगों की संख्या होती है और वहाँ से कानून पास होने में आसानी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम देखें 3 तलाक,
कई सारे ऐसे कानून हैं जो लोकसभा ने पास कर दिए थे लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुए थे, लेकिन लोकसभा ने बाद में उसे भी पास करवा लिया था राज्यसभा की कम मंजूरी पर भी। तो दोस्तों यही बात है विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ दोनों के पास बराबर है, दोनों चाहे किसी भी कानून को रोक कर बैठ सकते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ मतलब पैसे की शक्तियाँ। देखो दोस्तों इसमें लोकसभा की ज़्यादा जीत है। जहाँ तक धन विदेशों का प्रश्न है, धन बिलों का प्रश्न है, राज्यसभा की सत्ता केवल नाम मात्र की है। राज्यसभा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू हो सकता है। देखो दोस्तों कभी भी राज्यसभा धन विधेयक नहीं ला सकती, कभी भी राज्यसभा ये नहीं बता सकती कि देश का पैसा कैसे खर्च होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन लाएगा? लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में पारित हो जाने के बाद धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा की मंजूरी इस पर ज़रूरी नहीं है। अगर राज्यसभा मना करेगा तो तब भी वह बिल पास हो जाएगा अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया। लोकसभा उसे 14 दिन के लिए भेजेगी, राज्यसभा उसे 14 दिन के लिए भेजेगी कि दोबारा सोच लो, लेकिन उसके बाद लोकसभा उसे पास मान लेगा। देखो दोस्तों कई बार ऐसा होता है किसी भी कानून का पास नहीं होता तो उसे लोकसभा कोशिश करती है धन विधेयक बनाने की। जैसे आधार कार्ड हर चीज़ में मैंडेटरी होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, यह राज्यसभा ने पास नहीं किया था। तो ऐसे टाइम में लोकसभा ने उसे वित्तीय बिल बनाकर निकालने की कोशिश करी कि वो निकल जाए और वह पास हो जाए। तो दोस्तों कई बार जो पैसे से रिलेटेड बिल होते हैं, जिसमें पैसा खर्च होता है, जो पैसे से जुड़े हुए बिल होते हैं, उसमें राज्यसभा की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रोक सकती है 14 दिन के लिए। अगर उसके बाद भी नहीं पास करती तो भी लोकसभा उसे पास करा हुआ मान लेगी। तो 14 दिन की अवधि के पश्चात ये मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा मंजूर किया जा चुका है और उसे उसी रूप में जिसमें लोकसभा ने पारित किया था राष्ट्रपति की अनुमति के पास भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित उस विधेयक को लोकसभा को लौटा देता है तो लोकसभा उसकी सिफारिशों को मानने अथवा न मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा अपने वो मत देती है कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए, तो ये उनकी कोशिश है या ये उनका मर्जी है कि उसे माने ना माने, नहीं तो उसे वैसे भी पास कर सकती है। तो दोस्तों ये मान लीजिए वित्तीय शक्ति जो पैसे से रिलेटेड है उसमें कोई नहीं चलती, किसकी? राज्यसभा की। प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में बहुत कम है, पर मंत्रियों से इनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में भी पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य काम रोको प्रस्ताव या अन्य प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रियों के कार्य पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। देखो दोस्तों मान के चलो किसी मंत्री ने कोई फैसला लिया, ठीक है, तो लोकसभा उससे पूछ सकती है कि उसने ये फैसला क्यों लिया या ये कानून क्यों लाया जा रहा है, ये कानून में बदलाव क्यों किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो आज के टाइम में एक रूल आया ट्रैफिक बिल वाला, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि दोस्तों इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट मुझे याद आ गया उसमें क्या हुआ कि जो फाइन थे उसे बहुत बढ़ा दिया गया था। मतलब कि जो कानून पहले 100 रुपये लेता था हेलमेट ना पहनने के, वो अब 1000 रुपये लेता है। तो दोस्तों ये लोकसभा या मंत्री परिषद पूछ सकता है, लोकसभा पूछ सकती है कि इतना फ़ाइन क्यों लिया गया, ठीक है, या उस पर रोक लगा सकती है। लेकिन राज्यसभा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत कम है कि वो उससे पूछताछ करे, सिर्फ वो काम रोको प्रस्ताव करके उसको रोक सकती है, लेकिन ज़्यादा उसकी पूछने पर या जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर यही बात है दोस्तों कि राज्यसभा की शक्तियाँ पूछने तक सीमित है, इसके अलावा कुछ करने तक सीमित नहीं है। न्यायिक शक्तियाँ, राज्यसभा को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्यसभा को राष्ट्रपति पर आरोप लगाने, उसकी जांच करने पर उसका निर्णय करने का अधिकार है, उसी प्रकार प्राप्त है जिस प्रकार लोकसभा को यदि आरोप राज्यसभा द्वारा लगाया जाए तो निर्णय लोकसभा करती है, यदि आरोप लोकसभा लगाया जाए तो निर्णय राज्यसभा द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति में महाभियोग चलाने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के विरुद्ध दोषारोपण के प्रस्ताव पास कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति संबंधित अधिकारों को हटा सकती है। देखो दोस्तों यहाँ पर न्यायिक शक्तियाँ में यह बताया गया है समझ रहे हो दोस्तों, आप लोगों को समझ में तो आ रहा नहीं सब चीज़ें। मैं एक बार फिर से पूछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों बता देना मुझे, ठीक है। विधायी शक्तियाँ मतलब सब उनकी शक्ति की बात हो रही है राज्यसभा की, कि राज्यसभा के पास क्या शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया न्यायिक शक्तियाँ। देखो
अगर राष्ट्रपति को या किसी को भी हटाना हो, ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो, या किसी पर महाभियोग लगाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, तो अगर लोकसभा चाहेगी हटाना, लोकसभा कहेगी कि इस पर महाभियोग लगाते हैं, तो राज्यसभा फैसला करेगी कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अगर राज्यसभा कहेगी कि इस पर महाभियोग लगना चाहिए, तो लोकसभा फैसला करेगी कि इस पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो मतलब जितनी पावर लोकसभा को है उतनी पावर राज्यसभा को भी है, यहाँ पर हमें यह समझना होगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो शुरुआत राज्यसभा से ही होगी, लोकसभा नहीं उसे वहाँ से हटा सकते जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्यसभा की पावर ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो यह बताया गया है कि किसी भी बड़े पद के अधिकारी को हटाने के लिए जो उच्च पद पर, भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पर है, वो बिना राज्यसभा के पॉसिबल नहीं है। तो राज्यसभा के बगैर ना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, या फिर जो CIG बोलते हैं उन्हें, वो CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जो जनरल होते हैं वो, या गवर्नर, किसी भी तरह से कोई भी बड़े पद का अधिकारी इस तरीके से नहीं हट सकता बिना राज्यसभा के मंजूरी के। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया। संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, अगर दोस्तों संविधान में कोई बदलाव करना हो, कोई भी बदलाव करना हो, तो लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा में जाकर बदलाव जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों यह मुश्किल हो जाएगा करना। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि संविधान में संशोधन के विषय में दोनों सदनों के अधिकार समान हैं। दोनों सदनों की अनुमति के बाद ही राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। संविधान के कुछ प्रबंध ऐसे भी हैं जिसमें संविधान संशोधन तभी हो सकेगा जब संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर यह बताया गया कि संसद के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियाँ मतलब उसके पास यह शक्ति है कि वो किसी भी बिल को रोक सकता है, किसी भी बिल को पास कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं और संशोधन की शक्तियाँ भी हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं चुनाव संबंधी शक्तियाँ। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा कभी भी राष्ट्रपति अगर चुना जाता है तो उसे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं चुनती हैं। तो मतलब राज्यसभा के बगैर कोई भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति को दिक्कत आ जाएगी अगर राज्यसभा उसे अपना सपोर्ट नहीं दिखाएगी। संसद के दोनों सदन अपने सम्मिलित अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी राज्यसभा प्रस्ताव पास करती है। यदि इस प्रस्ताव की संतुष्टि लोकसभा में हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। तो दोस्तों वही पुरानी बात कि राष्ट्रपति को हटाना होगा तो बिना राज्यसभा के यह पॉसिबल नहीं है। विविध शक्तियाँ, और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो दोस्तों राज्यसभा की शक्तियाँ यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती है, मतलब राष्ट्रपति को चुनने में उसका एक भाग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है। राज्य सूची में दिए गए विषय के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने का अधिकार है। जैसे मान के चलो कोई भी ऐसा विषय उन्हें लगे कि राज्य सूची में है तो उसे वो पास कर सकती है। राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को 2 माह से अधिक जारी रखने के लिए राज्यसभा को स्वीकृति आवश्यक है। अगर दोस्तों कभी भी देश में इमरजेंसी लगेगी तो राज्यसभा, जब तक राज्यसभा को 2 महीने पहले नहीं पता चलेगा तब तक वो नहीं होगा। तो 2 माह से अधिक अगर मान के चलो इमरजेंसी रख दी तो अगले दूसरे महीने, मतलब 2 महीने लगने के बाद राज्यसभा को बताना ही पड़ेगा कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो मना कर देगी या उसे नहीं पता होगा तो वह इमरजेंसी नहीं लग सकती। तो दोस्तों राज्यसभा भी बहुत महत्व निभाती है। अगर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा के बगैर भी कितनी चीज़ें रुक जाएंगी, कितनी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर यही सारी शक्तियाँ हैं राज्यसभा की। अब दोस्तों हम देखते हैं राज्यसभा का महत्व, राज्यसभा की इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों जो ऊपर बात हुई है वही सारे इम्पोर्टेंस है। आपातकालीन घोषणा, राष्ट्रपति की स्वीकृति, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तो उस समय राज्यसभा उस समय भी बनी रहती है। राष्ट्रपति को अपने संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति उससे लेनी पड़ती है। देखो दोस्तों, मान के चलो लोकसभा गिर गई, ठीक है, अब देश को कौन चलाएगा? राष्ट्रपति। जैसे मान के चलो अभी हमारे देश के फैसले कौन लेती है? लोकसभा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे अगर आप देख रहे हो कोरोना वायरस पे भी सारे फैसले कौन ले रही है? हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी। बाय द वे अगर वो मेन सरकार राज्य से गिर जाती और देश से गिर जाती है तो ऐसे टाइम में लोकसभा तो बनी रहेगी क्योंकि वो 6 साल के लिए चुनी जाती है। तो जो भी राष्ट्रपति देश में काम करेगा वो राज्यसभा से पूछ कर करेगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा की गैर मौजूदगी में
राज्यसभा मेन रूप से काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय या फिर ऐसे समय में जब लोकसभा देश में नहीं चल रही होती, ऐसे समय में जो भी काम राष्ट्रपति करते हैं वो राज्यसभा से पूछकर करते हैं। योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, इसमें देश के अनुभवी व्यक्ति, राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जो 12 सदस्य चुनते हैं वो मेन किसके लिए चुनते हैं? राज्यसभा के लिए। तो मतलब राज्यसभा में 12 इंटेलिजेंट बंदे भी बैठे रहते हैं जो देश की आन बान शान है। संशोधन की समान शक्ति, कोई भी देश में कानून में बदलाव राज्यसभा के बिना पॉसिबल नहीं है। यह शक्ति राज्यसभा की लोकसभा की भांति ही प्राप्त है। बिना राज्यसभा की स्वीकृति के संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अगस्त 1978 में राज्यसभा में 44वां संशोधन प्रस्ताव किया गया, 6 महत्वपूर्ण धाराओं को रद्द कर दिया और 1978 में लोकसभा ने 44वें संशोधन बिल को उसी के रूप में पास किया जिस रूप में राज्यसभा ने पास किया। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा कई बार काट छाट कर भेजती है और लोकसभा को वो पास करवाना पड़ता है, क्योंकि राज्यसभा के बगैर कोई भी कानून पास नहीं होगा। तो दोस्तों यह याद रखना, कोई भी हमारे देश में कोई भी कानून हो वो बिना राज्यसभा की स्वीकृति के पास नहीं हो सकता। तो इसीलिए राज्यसभा भी कहीं ना कहीं मेन रूप निभाता है। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है। आपातकाल में कहीं ना कहीं जब लोकसभा काम नहीं करती तो ऐसे टाइम में देश को राज्यसभा संभालती है राष्ट्रपति के थ्रू। देश के मेन 12 होनहार, 12 टैलेंटेड, 12 मेन इंपॉर्टेंट बंदे राज्यसभा में बैठते हैं, तो राज्यसभा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। संशोधन, कोई भी कानून में बदलाव बिना राज्यसभा के पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों, बिलों को रोकना या बिलों को सोचने के लिए देना। राज्यसभा लोकसभा में शीघ्रतापूर्वक पास किए गए बिलों पर उचित ढंग से विचार करते हैं, उसके बाद ही उसे पास करती है। दोस्तों जीएसटी जैसे बिल 1998 से रुके हुए थे, सिर्फ किस वजह से? राज्यसभा की वजह से। लोकसभा से जब पास करती थी राज्यसभा उस पर तब स्टे रोक लगा देती थी। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा किसी भी बिल को सोचती है जिसे लोकसभा जल्दी में पास कर देती है। 3 तलाक रोक दिया गया था, क्यों? क्योंकि राज्यसभा उस पर विचार चाहती थी। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी कानून होते हैं राज्यसभा ज़्यादातर कानून पर रोक लगा देती है, क्योंकि वो लोकसभा के कानूनों को देखती है कि इन्होंने सही से पास किया है कि नहीं। वाद विवाद का स्तर ऊंचा होता है। दोस्तों, इस राज्यसभा हर बार लोकसभा से प्रश्न पूछती है या फिर जो भी कानून बनता है उस पर अपने क्वेश्चन पूछती है कि ये सही है कि नहीं। तो राज्यसभा में वाद विवाद का स्तर लोकसभा की अपेक्षा ऊंचा है। वहाँ प्रत्येक बिल पर शांतिपूर्वक विचार होता है। एक राज्यसभा में लोकसभा की अपेक्षा सदस्य संख्या बहुत कम है। दूसरा, उसके सदस्य अधिक अनुभवी और पक्के होते हैं। वे अपने विवादों, सरकार की आलोचना द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालती है। इसमें सदस्य बड़ी निर्भरता और स्वतंत्रता से सरकार की आलोचना करते हैं, क्योंकि सदस्य प्रतिकूल वोट मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा नहीं सकता। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता ने चुनकर नहीं भेजा, उन्हें अपनी सीट पर बने रहना है। तो इसीलिए बड़ी शांति धैर्य से काम करते हैं। उन्हें हर राज्य से इम्पोर्टेंट के रूप में, हर राज्य में जो बढ़िया बढ़िया नेता होते हैं वो लोग राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो ऊंचा हो जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा की व्यवस्था इसलिए नहीं की थी कि एक निम्न संस्था के रूप में लोकसभा को कानून निर्माण करने में परामर्श देगी, जल्दी से कोई अनुसूचित कानून बनाने से रोकेगी। इसके विपरीत से यह आशा की गई कि यद्यपि इसकी शक्तियां लोकसभा की शक्ति के समान नहीं, तो भी यह अपने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ की सहायता से एक और स्थायी सदन होने के कारण एक प्रभावशाली तथा उपयोगी संस्था सिद्ध होगी। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा को हमारे संविधान के निर्माताओं ने इसीलिए बनाया था कि जो हमारा राज्यसभा होगी वो लोकसभा की मदद करेगी, वो उसे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि वो कोई गलत काम ना करे, वो उसको मदद करेगी, हर एक जगह पर रोकेगी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा को गाइडेंस देने के लिए राज्यसभा को बनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि राज्यसभा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर राज्यसभा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आपातकालीन घोषणा है, इसके योग्य व्यक्ति हैं, इसके संशोधन की शक्ति हैं, इसके पास बिलों को सही से सोचती है, एक इसका स्टैंडर्ड है, यह सब चीज़ें दोस्तों इसके पास है। अब देखो दोस्तों, राज्यसभा की कुछ बुराई भी है जो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा की बुराई यह है कि जनता इसे सीधा नहीं चुनती, बल्कि ये राज्यों से चुने जाते हैं, जिस वजह से इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। तो दोस्तों क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष ढंग से चुने जाते हैं। इस प्रणाली में भ्रष्टाचार के भय अधिक रहते हैं। लॉस्की के शब्दों में अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भ्रष्टाचार को सर्वाधिक प्रोत्साहन देती है। देखो दोस्तों, दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, जब वह राज्यसभा के लिए अपने सदस्यों को भेजती है तो दोस्तों वो सदस्य ज़्यादातर जाते हैं जो उस पार्टी में मेन बंदे होते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं
उन्होंने क्यों पार्टी तोड़ी थी? ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसलिए ताकि उन्हें राज्यसभा में सीट मिल जाए एक तरह से। क्यों? क्योंकि उन्हें राज्यसभा में सीट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों राज्यसभा की सीट पाने के लिए राज्य की विधानसभाओं के लोग काफ़ी बेईमानी करते हैं या फिर भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा भी देते हैं। मनोनीत सदस्य, राज्यसभा राज्यों को सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। 12 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, वे केंद्र सरकार का पक्षपात करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति जिन्हें चुनेंगे वो पक्की बात है राष्ट्रपति किससे चुनकर पूछकर चुनते हैं? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री किस में? केंद्र में। तो 12 सदस्य राज्यसभा में कहीं ना कहीं रहेंगे राज्यसभा में, लेकिन सपोर्ट लोकसभा को करेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति 12 बंदों को चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति किससे पूछकर चुनेंगे? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री कौन है? जैसे मान के लो आज के टाइम में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उनसे पूछकर राष्ट्रपति ने 12 सदस्यों को चुना। तो वो 12 सदस्य ये मानेंगे कि भाई हमें प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं चुना राष्ट्रपति के थ्रू, तो वो कभी भी प्रधानमंत्री का सपोर्ट करेंगे लोकसभा। प्रधानमंत्री किसके हेड है? लोकसभा के। तो राज्यसभा का कभी भी हेल्पफुल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये एक आलोचना है, ये एक बुराई है कि भाई ये 12 सदस्य कभी भी केंद्र की तरफ ज़्यादा रहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में क्या होता है? भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। शक्तिहीन सदन, जो मैंने आपको पीछे बताया था, मनी बिल, जो पैसे का बिल है, उसे लोकसभा में ही पास किया जाता है, राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। तो कहीं ना कहीं पैसों के मामले में राज्यसभा बिल्कुल जीरो है। बिलों का दोहराना लाभदायक नहीं। कई बार हमारे देश में अच्छे अच्छे कानून रुके रह जाते हैं। जीएसटी, जिससे दोस्तों कितने करोड़ों का फ़ायदा होता है आज के टाइम में, हमारे देश में टैक्स लेने में कितना फ़ायदा हो रहा है ना। अगर ये पहले ही आ गया होता तो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी या टैक्स से जो भी दिक्कतें थी वो बच जाती। तो कई बार लोकसभा से अच्छे अच्छे बिल राज्यसभा में रोक दिए जाते, तो राज्यसभा कहीं ना कहीं बार गलत काम भी करती है बिलों को रोक कर। तो वो ये यहाँ पर यही बताया गया है। तो दोस्तों अब हम एक बार शुरू से गो थ्रू कर लेते हैं। संस्थागत कार्य, संसद किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है। तो संसद में 3 सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा कानून बनाते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्यसभा राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। वह प्रतिनिधि कई तरह से काम करते हैं। उनका अनुसार वह 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में बदले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनके कई सारे काम हैं। उनकी विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, जो सब हमने बात कर ही ली है। इसके अलावा दोस्तों उनके पास बहुत सी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं और उनमें कई सारी प्रॉब्लम भी है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या और भी हम अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट, फीडबैक मुझे ज़रूर देना। और दोस्तों आज जिस महामारी में हम हैं तो उससे ज़रूर बचो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, अपने आप को बचा के रखो, अपना ध्यान रखो दोस्तों। और आसपास में जो भी ऐसा आपको कोई लगता है कि बहुत ज़रूरतमंद है, जिसे वास्तविक ज़रूरत है चीज़ों की, उसे कोशिश करो कि वो ज़रूरी चीज़ आप उसे उपलब्ध करा सको दोस्तों, अगर आपसे पॉसिबल है तो। और दोस्तों ज़रूर बच के रहो, क्योंकि ये स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब भी होती जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। और इसके अगली पार्ट की वीडियो मैं आपके सामने जल्दी ला दूँगा। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें।